नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं शारिक रहमान खान। तो आज 5 रफाल लड़ाकू विमान फ्रांस से संयुक्त अरब अमीरात होते हुए भारत पहुंच रहे हैं। ये पांचों रफाल आज दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच भारत के अंबाला वायुसेना एयरबेस पर पहुंचेंगे। रफाल विमान को भारतीय वायुसेना के पायलट ही उड़ा रहे हैं, यानी भारत ला रहे हैं। इसका नेतृत्व कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह कर रहे हैं। रफाल के पहुंचने से पहले अंबाला स्टेशन के आसपास 4 इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। लोग उत्साह में फोटोग्राफी ना करें, वीडियो ना बनाएं, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। अंबाला के डीएसपी ट्रैफिक मुनीश सहगल के मुताबिक ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इसीलिए पूरी एहतियात जो है वो बढ़ती जा रही है। यूएई में उतरने से पहले रफाल में हवा में ही इन विमानों में ईंधन भरा गया है। फ्रांसीसी एयरफोर्स के टैंकर ने 30,000 फुट ऊपर हवा में ईंधन भरा है। रफाल घातक मिसाइल से लैस है, लेकिन इसकी एक खूबी यह भी है कि हवा में ही इसमें ईंधन भरा जा सकता है। रफाल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा बनेगा। पहले मिग 21 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा था, जिसे पुराने होने की वजह से डिकमीशन्ड कर दिया गया था। 17वें स्क्वाड्रन की स्थापना 1 अक्टूबर 1951 में की गई थी। तो बड़ा दिन है आज भारतीय वायुसेना के लिए, खासकर करीब 1.5 दशक के बाद अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लड़ाकू विमान जो है वो भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहा है। दशकों का इंतजार वायुसेना ने यहाँ पर किया है शारिक, और हम जानते हैं कि कितनी मुश्किलें थी। लेकिन तो हमारे साथ यहाँ पर 2 खास मेहमान जरूर जुड़ने जा रहे हैं। ग्रुप कैप्टन किशोर कुमार खेड़ा हैं, एविएशन एनालिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ राहुल सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार। कैप्टन, सबसे पहले आप ही से हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त वायुसेना को इसकी कितनी ज़रूरत थी, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसकी अहमियत जो है वो आप थोड़ी हमारे दर्शकों के लिए समझाएं। और वायुसेना के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, हालांकि इंडक्शन आज नहीं हो रहा है, लेकिन अब भारत पहुंच रहे हैं 5 रफाल लड़ाकू विमान, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह से कहा जाए कि भारतीय वायुसेना का जो एक नया अध्याय आज शुरू हो रहा है। और आज की तारीख में जब भारतीय लड़ाकू विमानों की संख्या बहुत कम हो गई है, जहां तक 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए थे वो 28 रह गई है, उस समय ये जो नंबर 5 ये अभी आ रहे हैं, पर बाद में 31 और आएंगे, तो 2 स्क्वाड्रन का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। राहुल सिंह भी हैं हमारे साथ, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, जब भी डिफेंस में कोई डील की बात आती है तो वो बहुत हिचकोले खाता हुआ अपने अंजाम तक पहुंचता है, जिसमें सालों का वक्त लगता है, और इसका खामियाजा देश की सुरक्षा और देश की सेना को उठाना पड़ता है। क्योंकि अगर स्पीडअप तरीके से ही हम एक्वायर कर पाते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। लेकिन हाँ, आज वो दिन है जब 36 में से 5 लड़ाकू विमान रफाल के हिंदुस्तान आ रहे हैं। हेलो, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी। जैसे ग्रुप कैप्टन साहब कह रहे थे, बहुत ही बड़ा दिन है। और जो हमारी वेपन्स प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, आपको पता ही है कि बहुत बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप देखें तो इससे पहले जो हमने फाइटर इंडक्ट किया था, इंपोर्टेड फाइटर जेट, वो 1997 में किया था, जब सुखोई 30 आए थे। तो ये लगभग 23 साल के बाद नए जेट्स आ रहे हैं, और ये एक ऐसे टाइम पर आ रहे हैं। हमको पता है लद्दाख में स्थिति इतनी ठीक नहीं है, और एयरफोर्स की जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। एयरफोर्स के पास लगभग 44 स्क्वाड्रन होने चाहिए। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं, पर वो नंबर अभी 31-32 के आसपास है। तो कैपेबिलिटी में काफी गैप्स हैं। तो रफाल एक ऐसी कैपेबिलिटी टेबल पर लेकर आ रहा है जो इंडियन एयरफोर्स और इंडिया के लिए गेम चेंजर होगी। और जिस टाइम पर ये आ रहा है, मुझे लगता है इससे ना ही एयरफोर्स का बल्कि पूरे देश का मनोबल उठेगा। बिल्कुल, जिस तरह से राहुल साहब ने यहाँ पर टाइमिंग की बात की है, ग्रुप कैप्टन किशोर साहब, यहाँ पर अभी हम जानते हैं कि चीन से जो हमारा तनाव है वो इस वक्त जैसी स्थिति पैदा हुई है, पहले दशकों में ऐसी स्थिति इतनी तनावपूर्ण कभी नहीं हुई थी। बहुत लंबे वक्त के बाद इस तरह का हमने हिंसा जो देखी वो सब देखी। ऐसे में अगर यहाँ पर उसकी तैनाती की जा रही है, खासकर उत्तर भारत के बेस में अगर तैनाती की जा रही है, तो ये कितना मायने रखता है? इसको 2 तरीके से देखा जाना चाहिए। एक तो जो भारतीय सेना है उसका कभी भी डेवलपमेंट इस तरह से नहीं होता कि हम एक देश के खिलाफ या दूसरे देश के खिलाफ अपनी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय सेना का जो डेवलपमेंट प्लान है, उसको कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान कहते हैं, वो सिर्फ इस बात पे निर्भर करता है कि वो भारतीय सीमाओं और भारतीय जो इंटरेस्ट हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जाए।
बस इतना ही। और जहां तक अंबाला एयरबेस में रफाल की तैनाती की बात है, एयर पावर का सब और जो वायुसेना है उसका सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। वो घंटों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाकर वहां पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उसको यहीं नॉर्थ इंडिया में रहना चाहिए, वो कहीं भी हो वहां से कुछ ही घंटों में जहां उसकी जरूरत है वहां पहुंचा जा सकता है। किशोर साहब, ग्रुप कैप्टन किशोर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे जो अदिति ने अभी पूछा उसका, तो उसको थोड़ा विस्तार देकर हम आपसे जानना चाहेंगे। पाकिस्तान को एक तरफ रखते हैं क्योंकि हम उसके मुकाबले कहीं बेहतर हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन जब मामला चीन का आता है तो चीन भी एक पावर है अगर हम इस पूरे रीजन में देखें। इस रफाल के आ जाने के बाद हम उससे मुकाबले में अगर हम बात करें सैन्य शक्ति की बात करें तो उसके हम कितने करीब पहुंचने में कामयाब होंगे? देखिए, सैन्य शक्ति का है, काफी लोग मीडिया में भी ये कहते हैं कि नंबर्स, हमारे पास इतने जहाज हैं, उनके पास इतने, हमारे पास इतने टैंक हैं, उनके पास इतने, इस तरह से नहीं होती है। सैन्य शक्ति का जो मापदंड है उसको जो मैं कहता हूं टीम से होता है। टीम में है थॉट्स, इक्विपमेंट, एप्लीकेशन, थॉट्स, इक्विपमेंट, एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट। जब तक ये सब एक साथ नहीं जुड़ जाते तो सैन्य शक्ति का मापदंड नहीं किया जा सकता। जहां तक सिर्फ वायुसेना की बात है, चीन की तरफ जो एयरफील्ड्स हैं भारत के अगेंस्ट वो हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं, उससे उनको काफी डिसएडवांटेज है। और जो हिंदुस्तान की तरफ जो एयरफील्ड्स हैं और जो हिंदुस्तान के पास असला है और जहाज हैं वो काफी सशक्त हैं, तो उसमें कोई खास चिंता वाली बात है नहीं। बिल्कुल। राहुल सिंह, यहाँ पर ये भी हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में किस तरह की राजनीति इस विमान को लेकर हुई है। उसको डील को लेकर सरकार पर कई सवाल उठे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, बहुत कुछ हुआ। आज भी जो लगता है कहीं ना कहीं, क्या आप भी ये महसूस करते हैं कि इसकी डील को लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, या अब लगता है कि इस मामले को अब खत्म कर देना चाहिए क्योंकि अब इंडक्शन अगले महीने तक हो ही जाने वाला है? देखिए, जहां तक मेरा विचार है इस पे वो ये है कि वो जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई थी वो अब खत्म हो चुकी है। लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। इलेक्शन के टाइम पे बहुत बातें होती हैं, बट एक बात हम सबको पता है कि कैपेबिलिटी के मामले में ये विमान अपनी श्रेणी में 4.5 प्लस जनरेशन में बेस्ट है वर्ल्ड में, और इंडिविजुअल कैपेबिलिटी विमान की है। बट हाँ, जहां आप पहले वाली डील की बात कर रहे हैं, जहां हमने पहले सोचा था कि 126 जहाज लेंगे और अब 36 जहाज आ रहे हैं, हाँ, नंबर्स की कमी जरूर एयरफोर्स को महसूस हो रही है। अगर ये और ज्यादा नंबर्स में आते तो और बेहतर होता। जहां तक हम सुन रहे हैं, भारत के और प्लान्स हैं कि हम और लड़ाकू विमान लें रफाल की श्रेणी के, और जो कैपेबिलिटी ये लाता है, आप बात कर रहे थे कि चीन के पास क्या है, हमारे पास क्या है, तो नंबर्स का एक दोबारा मेरे ख्याल से एक डिबेट शुरू होता है। नंबर्स उतने नहीं है जितने होने चाहिए। सिर्फ 2 स्क्वाड्रन्स हैं, आप उनको कितना यूज कर सकते हैं, कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके दो फ्रंट्स हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न में भी पाकिस्तान है, फिर चाइना है। तो नंबर्स अगर और हो तो बहुत बेहतर होगा। बट कैपेबिलिटी के हिसाब से जो ये असला कैरी कर सकता है, जो मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स, इसमें मिट्योर मिसाइल है जो वर्ल्ड की बेस्ट मिसाइल है इस श्रेणी में, 180-170 किलोमीटर मार कर सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि आप इतनी दूर से अटैक कर सकते हैं। स्कैल्प एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके लिए हम एक नया वेपन ले रहे हैं जिसको फ्रांस से ही ले रहे हैं, जिसको हैमर कहते हैं। हैमर बेसिकली एक गाइडेंस सिस्टम है, एक बॉम्ब किट है जिसके अंदर आप बॉम्ब डालो, एक ऑर्डिनरी बॉम्ब डालो तो वो एक पीजीएम, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन की तरह एक्ट करता है, और आप पिन पॉइंट अटैक कर सकते हैं टारगेट पे। आप लोग दोनों हमारे साथ बने रहे हैं। हमारे साथ डिफेंस एडिटर राजीव रंजन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं। राजीव, आप पहले दिन से इस खबर पर हैं और आप लगातार कवर करते रहे हैं। आज वो दिन है जब 36 में से 15 विमान, लड़ाकू विमान हिंदुस्तान की सरजमी को छुएगा। पहले दिन से लेकर अब तक का सफर और इसकी खासियत अगर आप एक बार फिर से दर्शकों के लिए बता पाएं।
देखिए, रफाल को लेके विवाद एक अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे राहुल भी बता रहे थे कि एक भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर एयरक्राफ्ट है। मतलब इसके आने से आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये बात सबकी जानकारी में है कि वायुसेना की ताकत जो है काफी ज्यादा घट गई है। अगर स्क्वाड्रन की बात करें तो 30 से 31 स्क्वाड्रन अभी बचे हैं, जबकि भारतीय वायुसेना के पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। आपको बता दें कि एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं। नंबर गेम की जहां तक राहुल अभी बात कर रहे थे, तो उस लिहाज से देखें तो बेशक कम है, लेकिन अब के जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, चाहे सुखोई की बात करें, चाहे रफाल की बात करें, पुराने जो एयरक्राफ्ट थे मिग 21 की बात करें, उसके तुलना में काफी आगे है। कहा जाता था कि 10 जो मिग 21 जो काम कर पाते थे, सुखोई जैसा एक अकेला एयरक्राफ्ट जो है वो काम कर पाता है। लेकिन नंबर गेम का कई जगहों पर बहुत ज्यादा महत्व होता है, और भारतीय वायुसेना के लिए जिसकी ताकत लगातार कम हो रही थी, अब ताकत में धीरे धीरे इजाफा होगी। और कम से कम जो नई चुनौतियां जो सामने आ रही है, हम लोग बात करते हैं चीन की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, जिससे सरहद पर चुनौतियां आ रही है, उसका मुकाबला करने के लिए ऐसे लड़ाकू विमान का और से अधिक से ज्यादा होना बहुत जरूरी है। कि इराक की बात करें, अफगानिस्तान वार की बात करें, उस दौरान बाकायदा दिखाया गया है कि थल सेना आपकी कितनी मजबूत हो वो मायने नहीं रखती है, फैसला जो होता है वायुसेना की ताकत के बलबूते पर होता है। करगिल के युद्ध में भी दिखाया गया कि जब जो है वायुसेना के फाइटर ने जो है पाकिस्तानी घुसपैठियों पर बमबार्डिंग की, तभी जाकर हमें जीत मिली। तो एक बहुत बड़ी बात है। और रफाल एक बहुत बड़ा एक एयरक्राफ्ट है, इस श्रेणी का, इस कैटेगरी का दूसरा एयरक्राफ्ट नहीं है। चाहे यूपीए रिजिम की बात करें, चाहे इंडिया मौजूदा रिजिम की बात करें, हर समय वायुसेना ने कहा एक पूरा 6 एयरक्राफ्ट हुए थे, उसमें 6 एयरक्राफ्ट को मूल्यांकन करने के बाद जो भारतीय वायुसेना के लिए सबसे जरूरतमंद एक मुफीद एयरक्राफ्ट जिसको कर सकते हैं, ताकतवर कर सकते हैं, वो राफेल ही था, और अंतिम मोहन राफेल पर ही लगी। तो एक बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट है, और इससे आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल राजीव, ताकत तो यहाँ पर बढ़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो टाइमिंग है, अगर उसकी बात की जाए, जिस तरह की तनावपूर्ण स्थिति अभी चल रही है हमारे पड़ोसियों के साथ, खासतौर पर हम देख रहे हैं कि चीन के साथ किस तरह से स्थिति जो है लगातार एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कुछ हद तक चीजें बेहतर हुई हैं, तो ऐसे में ये टाइमिंग भी बहुत मायने रखती है, आपको लगता है? अब बिल्कुल टाइमिंग मायने रखती है। आज जैसा कि जो 1 से 3 बजे के आसपास जो रफाल आ जाएगा, और उसके बाद ये बताया गया है कि हमें अगस्त के दूसरे हफ्ते में एक कार्यक्रम होगा जिसमें एक आधिकारिक तौर पर रफाल शामिल हो जाएगा, और उसके बाद जो है रफाल की तैनाती संभवतः जो लद्दाख जो इलाका है, जो भारत और चीन की सीमा है, वहां पर इसकी तैनाती होगी। क्योंकि देखिए भारत और चीन के बीच में बातचीत तभी जगह चल रही है, जो तनाव घटाने की कोशिश चल रही है, लेकिन ताकत में किसी भी तरह की कमतर नहीं दिखना चाहिए। चीन जैसे मुल्क की बात होती है, जब भी बातचीत के टेबल पर बातचीत करेंगे, आपके पास ताकत होगी तो आप उसे झुका सकते हैं। सामने वाला प्रतिद्वंदी ये सोचेगा कि अगर भारत पर हमला करना है तो भारत के पास भी जवाबी कार्रवाई करने की ताकत है, क्षमता है। आपको याद दिला दें कि 1962 में की लड़ाई के दौरान जो है भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल नहीं हुआ था, और कहा यह जाता है कि अगर भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल 1962 की लड़ाई में होता तो तस्वीर कुछ और होता, नतीजा कुछ और होता। आज भी वायुसेना को लगता है कि उनका इस्तेमाल उसमें होना चाहिए था, उसकी कसक भारतीय वायुसेना को आज भी लगती है। और अब अगर इस तरह के कुछ हालात बनते हैं तो भारतीय वायुसेना पूरे अपने जोश और दमखम के साथ 1962 की कसक को पूरा करने के लिए कह सकते हैं कि पूरी तरह तैयार है। जी राजीव, शुक्रिया, आप हमारे साथ ही बने रहें। लेकिन हमारे साथ हमारे 2 गेस्ट भी इस वक्त मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन किशोर कुमार खेड़ा हैं और राहुल सिंह हैं। ग्रुप कैप्टन किशोर कुमार, आपके पास आना चाहेंगे। जैसा अभी राहुल सिंह बता रहे थे कि नंबर्स को लेकर थोड़ी सी मायूसी है, क्योंकि 2 ही स्क्वाड्रन आपके बन पाते हैं, इससे 16 से 18 एयरक्राफ्ट एक में होते हैं। तो क्या लगता है कि ये फौरी तौर पर अगर इसे कहा जाए कि एक ताकत इन्हांस हुआ है, लेकिन अगर और मजबूती देनी है वायुसेना को तो और विमान एक्वायर करने पड़ेंगे, प्रिक्योर करने पड़ेंगे? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर और ताकत देनी है तो और विमान चाहिए, पर क्या वो विमान विदेशों से ही मंगाने हैं या फिर आत्मनिर्भर बनकर भारत में बनाने हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप अभी किसी पैनलिस्ट ने कहा कि 1997 में सुखोई इंडक्ट हुए थे, और उसके बाद आज रफाल भारतीय वायुसेना में ज्वाइन कर रहे हैं, पर बीच में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है, वो है LCA, तेजस का इंडक्शन। एक IOC स्क्वाड्रन बन चुका है, दूसरा FOC स्क्वाड्रन बन रहा है, और 83 और जहाज LCA वो भी उनका भी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है
जो कि 5 या 6 स्क्वाड्रन और बना देंगे। तो जो पूरा का पूरा गेम प्लान है वो सिर्फ विदेशों पर निर्भर रह के नहीं हो सकता। भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और उसके लिए LCA Mark II की भी तैयारी हो रही है और MCA की भी तैयारी हो रही है। जी, लेकिन कैप्टन साहब, यहाँ पर फिर सवाल यही बनता है, आप जब आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमने यहाँ पर रफाल जब लिए हैं हमने फ्रांस से, तो हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ। यानी कि अगर कोई भी छोटी मोटी दिक्कत होगी तो हमें फ्रांस का रुख करना पड़ेगा, हमें 10 से पूछना पड़ेगा और वो उनके ऊपर निर्भर करेगा कि वो किस तरह से मदद कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो हमारी निर्भरता है वो अभी भी बनी रहेगी फ्रांस पर। जहां तक रफाल का सवाल है, वो निर्भरता फ्रांस पर बनी रहेगी और उसके लिए एक परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी उसी समय कर दिया गया था जिस समय ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसका मतलब है कि जो फ्रांस की कंपनी है वही रिस्पॉन्सिबल है जब तक ये रफाल भारतीय वायुसेना के पास रहेंगे, उसकी लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस को ध्यान रखने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्चुअली जो है वो सारा सिस्टम प्लेस में है, तो उसके लिए चिंता की बात नहीं है। बात यह है कि आगे आपको और रफाल खरीदने हैं या और अपने देश में बना के ऐसे जहाज खरीदने हैं जिसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकें, अपने हिसाब से तैयार कर सकें और जितना नंबर चाहे बना सकें। आप लोग दोनों हमारे साथ बने रहें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो आज वो दिन है जब फ्रांस से चल चुका रफाल अब हिंदुस्तान की धरती पर लैंड करने वाला है कुछ ही 1 से 1.5 घंटे में। बिल्कुल। तो इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे 2 मेहमान ग्रुप कैप्टन किशोर कुमार खेड़ा जो एविएशन एनालिस्ट हैं और साथ में मौजूद हैं राहुल सिंह जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। खेड़ा साहब, पहले आपके पास आएंगे। ग्रुप कैप्टन खेड़ा साहब, मौसम को लेकर कहा जा रहा है कि अगर मौसम अंबाला में खराब हुआ तो कहीं और लैंड कराया जाएगा। मेरा सवाल ये था, एक आम आदमी की भाषा में अगर पूछना चाहूं मैं आपसे, कि रफाल विमान किसी भी मौसम में किसी भी परिस्थिति में उड़ान भरने में क्या सक्षम होगा? बिल्कुल ऐसा है कि मौसम के 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक जो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए जो मौसम की रिस्ट्रिक्शन होती हैं, कितनी दूर तक आप देख सकते हैं, रनवे सरफेस गीला तो नहीं है, क्योंकि गीला होने पर अगर उस पर एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो उसके वहां से स्किड होने का खतरा रहता है। और दूसरा है कि ऊपर का जो मौसम है जिसमें क्लाउड्स हैं, अलग अलग तरीके के क्लाउड होते हैं। अगर बारिश वाले बिजली कड़क रही है तो उसमें अगर जहाज जाएगा तो उसको डैमेज होने का खतरा रहता है। और तीसरा, अगर हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि जिसको कहते हैं, अगर वो कहीं हो रही है तो उससे जो जहाज है उसकी सरफेस खराब हो सकती है। तो इसके लिए इन सब चीजों को पीस टाइम में हमेशा अवॉइड किया जा सकता है। अगर आप अपने रिसोर्सेज को पीस टाइम में बचा के रखते हैं तभी उसको युद्ध में काम में ला सकते हैं। जी, राहुल सिंह, यहाँ पर पिछले सेगमेंट में हम जब बात कर रहे थे तो खेड़ा साहब का ये कहना था कि भले ही यहाँ पर हम आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है रफाल का वो नहीं हुआ है। इस पर मैं आपकी टिप्पणी भी जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है हमारी डिपेंडेंसी जो है फ्रांस पर, इसको लेकर वो बनी रहेगी? देखिए, ऐसा है कि जो नंबर्स हमने लिए हैं रफाल के 36, ये नंबर्स बहुत कम है किसी भी प्रकार की टीओटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। वो अगर आप ज्यादा जहाज लेते हैं, 100, 125, 26 लिए होते तो बात अलग होती, तब एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एलिमेंट होता, तभी वो वेंडर के लिए भी वायबल होता है और हमारे लिए भी वायबल होता है। तो हाँ, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, बट जैसे हम बात कर रहे थे कि हमें और जहाज़ों की ज़रूरत है। एयरफोर्स अभी इसी क्लास के लगभग 114 जहाज़ और लेना चाहता है, जो मेरे ख्याल से अब इस स्थिति को देख के आपने देखा है चीन के साथ जब टेंशन चल रही हैं तो बहुत सारी इमरजेंसी परचेजेस हो रही हैं, मिसाइल से लेके अलग अलग वेपन सिस्टम्स, आर्टिलरी एम्यूनिशन, टैंक एम्यूनिशन, काफ़ी सारी चीज़ें हम लेने की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं उसको भी थोड़ी सी ज़्यादा गति मिलेगी अब इन हालातों को देख के, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता हमेशा कि हमारा हर एक चीज़ के लिए एक नीजर्क रिएक्शन हो कि
आज हम ऐसी स्थिति में हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ेगा रफाल कहाँ फिट होता है। ग्रुप कैप्टन साहब एलसीए की बात कर रहे थे, वो कहाँ फिट होता है, एलसीए मार्क 2 कब आता है। और एक बात हमको और याद रखनी है कि हम एमका पे भी वर्क कर रहे हैं, जो हमारा अपना स्टेल्थ फाइटर है, और उसको भी, हालांकि वो प्रोजेक्ट काफी दूर है, अभी शुरू होने में ही उसको काफी साल लग सकते हैं, बट फाइटर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत बहुत तेजी से बदलती रहती है। हर 3-4 साल में कुछ नया आ जाता है। तो जो प्लेटफॉर्म आज आपने लिया है, हालांकि हम रफाल विमानों को अगले 40 साल तक 2060 तक इस्तेमाल करेंगे, और शायद उससे ज्यादा भी अगर देखा जाए हमने मिक्स को कितना इस्तेमाल किया है, बट इस दौरान इतनी नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि हमको भी अपनी एफर्ट्स करने पड़ेंगे और इंडिजिनस एफर्ट्स करने पड़ेंगे आत्मनिर्भर होने के, ताकि हम उस प्रोजेक्ट को भी आगे ले जा सके। और इसके लिए जरूरी है कि हमको शायद किसी फॉरेन वेंडर से भी पार्टनरशिप करनी पड़े, ताकि हम इसको और तेजी से आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अपनी राय रखी आपने। ग्रुप कैप्टन खेड़ा और राहुल सिंह आपका। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।